जेईई एडवांस 2019 में आए हुए मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन खासा चर्चित था। एक क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट साइड में कैटेगराइज किया जा सकता है। मोर देन वन करेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसे पूछा गया था और इस क्वेश्चन को आज हम भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। A block of mass 2m, this is a block of mass 2m, it is attached to a massless spring of force constant k. Block is connected to two other blocks of masses m and 2m using two massless pulleys and springs. This as well as this pulley, both are massless, strings are all massless, and this is the whole system 2m, m, 2m. The accelerations of the blocks are a1, a2 and a3. Acceleration of this block is a1, acceleration of this block is a2 and acceleration of this block is a3. Let us say the system is released from rest with spring in its unstretched state. जब स्प्रिंग रिलैक्स थी उस समय इस सिस्टम को छोड़ दिया गया। The maximum extension of the spring is x naught. स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा उसको हम x नॉट से डिनोट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एवरीवेयर। फ्रिक्शन को नजरअंदाज कीजिए, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं हमें बताना है। एक बार आप क्वेश्चन को चाहें तो फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन हैं। x नॉट की वैल्यू 4 mg/k है या नहीं ये बताना है। व्हाट इज x नॉट? x naught is the maximum extension that will be produced in the spring during the subsequent motion. तो क्या इस x naught की वैल्यू इतनी होगी हमें ये बताना है। When spring achieves an extension of x naught by 2 for the first time, the speed of the block connected to the spring is blah blah. When extension in the spring is half the maximum extension, x naught by 2, what is speed of this block? That is the question. When extension is x naught by 4 in the spring, the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is. When the extension is x naught by 4, what is acceleration of this particular block? And what is the relationship between the 3 accelerations a2, a1 and a3? So these are 4 options. हमें ट्रू फॉल्स सबके लिए डिसाइड करना है। ये वाला सबसे पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, तभी शायद हम क्वेश्चन में कुछ आगे कर पाएंगे। ऐसे एक सिस्टम के ऊपर जिसमें एक मूवेबल पुली है, एक पुली है जो मूव कर सकती है, एक पुली है जो मूव कर सकती है और उसमें 2 ब्लॉक ऐसे सस्पेंडेड है। ऐसे एक सिस्टम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, मैं कोशिश करूंगा कि ढूंढकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लें, और मैं जल्दी से रिपीट भी कर दे रहा हूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर इस पुली का एक्सेलरेशन कुछ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मान लिया a1 है, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे अगर a1 है तो नेचुरली इस पुली का एक्सेलरेशन भी a1 होगा। इस क्वेश्चन में a1 कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व है जो वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे ब्लॉक आगे चलेगा स्प्रिंग फोर्स वेरी कर रहा है, ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये सोचना बेवकूफ़ी होगी। एक्सेलरेशन a1 वेरिएबल है और जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक चल रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये पुली चल रही है। पर किसी भी इंस्टेंट पे अगर इस पुली का एक्सेलरेशन a1 है तो a2 इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, a2 a3 इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो a1 a2 और a3 को रिलेट करने का जो आसान तरीका हो सकता है वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया था पहले कभी, और कोशिश करूंगा कि ढूंढ कर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। तो यहाँ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का जो सबसे आसान सा नुस्खा है वो ये है कि हम पुली के रेफरेंस फ्रेम में जाके बैठ जाए। अगर आप पुली पे बैठे हुए एक ऑब्जर्वर को इमेजिन करें, उसे पुली तो रेस्ट में दिखाई दे रही है, और ऐसे ऑब्जर्वर के लिए इन दोनों ही ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन इक्वल और अपोजिट होंगे। अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इस ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाना पड़ेगा। पुली के रेफरेंस फ्रेम में पुली रेस्ट में है, तो ये 1 मीटर नीचे आया तो इसको 1 मीटर ही ऊपर जाना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी 10 है तो इसकी वेलोसिटी 10 अपवर्ड होनी पड़ेगी। इसका एक्सेलरेशन a डाउन है तो इसका एक्सेलरेशन a अप होना पड़ेगा। तो पुली के रेफरेंस फ्रेम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में a3 - a1, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन।
relative acceleration. Acceleration of block with respect to pulley is acceleration of block minus acceleration of pulley. So A3 minus A1. Similarly, what is acceleration of this block? Acceleration of this block with respect to this pulley, obviously A2 minus A1. But what I am saying is, please listen to it carefully. These two will have same magnitude, but they will have opposite direction. पुली में बैठे ऑब्जर्वर को अगर ये नीचे जाता दिख रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हमें एक नेगेटिव साइन रखना चाहिए. ये क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक रिलेटिव टू पुली, लेट अस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में A3 माइनस A1. ये क्वांटिटी ब्रैकेट में क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक रिलेटिव टू दिस पुली. हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा A2 माइनस A1. पुली के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2 माइनस A1 है, बट एक्चुअली अगर ये डाउनवर्ड है तो इसको अपवर्ड होना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई हैव पुट ए माइनस साइन आउट देयर. तो इसको आप रीअरेंज कर लें और देखें कि क्या ये ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है. A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, I'll bring this A2 on this side. A2 minus A1, this will become A1 minus A3. क्या ये लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है. So for these given directions of A1, A2 and A3, this is the correct relationship. तो हमें एक ऑप्शन तो करेक्ट मिल गया. ये एक आसान वाला ही हिस्सा था इस क्वेश्चन का. अब जो सबसे मेजर चैलेंज है इस क्वेश्चन में वो ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. अगर आपको इंट्यूशन से ये समझ में आ जाए, अगर आपको ऐसा इंट्यूशन हो कि भाई ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है, तब तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत कम दिक्कतों से सॉल्व किया जा सकता है. यू कैन इजीली कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. अगर आपको ये इंट्यूशन आ जाए कि ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है, पर ये इंट्यूशन आ ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है. और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, आइए समझते हैं. फिर से सबसे पहला स्टेप वही है कि अगर मैं इस पुली के रेफरेंस फ्रेम में हूं, किसी इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन A1 ऐसा मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग X स्ट्रेच हो चुकी है इस समय. ये ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन से चल रहा है इस समय, ये पुली भी A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है इस समय, और इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन जैसा क्वेश्चन में कहा गया है A2 और A3 है, ऐसा ही मैंने मान लिया है. अब अगर मैं पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठा हूं, एक ऑब्जर्वर हूं जो पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठा हूं, तो पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर को, पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर को पुली चलती हुई नहीं दिखती. उसे ऐसी दुनिया दिख रही है जिसमें मानो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू G माइनस A1 हो गई है. इसी पे एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था जिसका 2 बार मैं जिक्र कर चुका, और इसी को ढूंढ के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा. पुली A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है. पुली के रेफरेंस फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसे पुली नहीं चलती हुई दिख रही, और उसे अपने रेफरेंस फ्रेम में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी महसूस हो रही है, बेसिकली उसको बोलना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो महसूस हो रहा है, उसकी वैल्यू G माइनस A1 है. तो पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठने के बाद मैं इस रस्सी में टेंशन को बहुत जल्दी लिख सकता हूं, क्योंकि सभी बच्चों को ये याद होता है कि इस एटवुड मशीन में जो टेंशन होता है रस्सी में, वो M1 2 टाइम्स M1 M2G बाई M1 प्लस M2 होता है. तो G की जगह आपको लिखना है G माइनस A1. पुली के रेफरेंस फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज G माइनस A1. तो अगर हम ऐसा लिखें तो इस रस्सी का टेंशन, अब टेंशन तो टेंशन है, फोर्स है यार, किसी भी रेफरेंस फ्रेम में सेम ही होगा. तो इस रस्सी का जो टेंशन है वो मैंने लिखा 2 टाइम्स M1 M2 G की इफेक्टिव वैल्यू G माइनस A1 बाई टोटल मास M1 प्लस M2 3 है. तो पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठ के हम टेंशन को बड़े जल्दी से लिख सकते हैं, और सभी को पता है कि अगर ये पुली मासलेस है, यहां टेंशन T है, तो इस रस्सी में टेंशन 2T ही होगा. तो इस ब्लॉक के ऊपर रस्सी जो फोर्स लगा रही है वो 2T के बराबर होगा. तो अब इस ब्लॉक के मोशन के ऊपर जाते हैं. इस पे एक फोर्स 2T इधर लग रहा है, और ये स्प्रिंग इस समय X स्ट्रेच्ड है, तो एक स्प्रिंग फोर्स KX इधर लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन A1 है, इजंट इट. तो पहले तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिया, आप देख सकते हैं. उसके बाद मैं उस ब्लॉक के मोशन के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं. तो इस पे नेट फॉरवर्ड फोर्स है 2T माइनस KX. 2T माइनस KX इज द नेट फोर्स, that is mass of the block which is 2m into acceleration A1.
सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। मेरी चालाकी को ध्यान से समझिए। मैं पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठ गया, पुली मुझे चलती हुई नहीं दिख रही, बस यहाँ जी की इफेक्टिव वैल्यू G-A1 है ऐसा सोच के, और एटवुड मशीन में टेंशन का फॉर्मूला यूज करके मैंने यहाँ जल्दी से टेंशन लिख दिया। अब इस टेंशन का डबल है यहाँ का टेंशन। अब इस ब्लॉक पे आ गया 2T - KX इज इक्वल टू 2M × A1। ये इक्वेशन बन गया मेरा पहला। ये दूसरा, अब टी की इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, जो पहला टेंशन आया, टी की इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाता है। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे A1 की वैल्यू x के फंक्शन में मिल जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। पुली के रेफरेंस फ्रेम में बैठने से हम यहाँ टेंशन लिख सकते हैं बहुत आसानी से। जी की वैल्यू को G-A1 करके इस टेंशन को डबल करें तो यहाँ का टेंशन आ गया। अब इस ब्लॉक के मोशन में 2T - KX इज इक्वल टू मास 2M × A1, ये इक्वेशन लिखा हमने। 2T - KX इज 2M × A1। टी की जो वैल्यू तुमने निकाली थी वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ A1। व्हाट इज A1? A1 इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। नाउ व्हाट डू यू सी हियर? वो जो ब्लॉक है ऊपर वाला, उसका एक्सेलरेशन x के साथ लीनियरली बदल रहा है। इनफैक्ट ये कांस्टेंट टर्म है माइनस सम कांस्टेंट इनटू x है। और जब भी किसी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहे किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, अगर आपने ऐसा कुछ दिखा दिया, एक कांस्टेंट नंबर आई एम राइटिंग इट एज c माइनस सम कांस्टेंट जिसको हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं अक्सर, इनटू x, अगर ऐसा इक्वेशन आ गया एक्सेलरेशन के लिए तो पार्टिकल का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x, ऐसा इक्वेशन आने से SHM होता है। पर इसमें अगर एक कांस्टेंट लगा हुआ है तो भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब x 0 है उसी समय a 0 है, और यहाँ पर जब x 0 है उस समय एक्सेलरेशन 0 नहीं है। दैट मीन्स जो भी x 0 आपने ओरिजिन लिया है उस पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो अगर ऐसा है, जैसे एक सिंपल सा केस ऐसे लें, किसी ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बनाया, यहां x 0 लिया, लेकिन एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहा हूं, एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, किसी ने कहा कि x 0 हम यहां लेंगे, स्प्रिंग की स्वाभाविक प्राकृतिक लेंथ है मान लीजिए L0। अब क्या होगा, इस ब्लॉक को उठाकर अगर तुमने यहां रख दिया, यहां से सर्टेन डिस्टेंस x पे, अगर यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो x, तब तो फोर्स k × x हुआ। लेकिन तुम तो यहां से कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे हो, तो तुमने ब्लॉक को उठा के जब यहां से यहां रखा तो आप एक्चुअली ब्लॉक के x कोऑर्डिनेट को x बता रहे हो, विच मीन्स दिस लेंथ इज x। So extension is only x minus L0. Extension is only x minus L0. Therefore, the force is k times x minus L0. तो जो ब्लॉक का मास टाइम्स एक्सेलरेशन है वो तो इतना होगा, माइनस साइन इसलिए कि हम ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो आप देखिए जो एक्सेलरेशन है वो माइनस प्लस ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर x के साथ साथ एक कांस्टेंट टर्म भी आ गया। तो एक कांस्टेंट टर्म के आने का बड़ा सिंपल सा मीनिंग ये है कि जहां पे फोर्स 0 है, जहां एक्सेलरेशन 0 है, उस पॉइंट को आपने x इज इक्वल टू 0 नहीं लिया है। और इस क्वेश्चन में निश्चित तौर पे ऐसा ही है। x हमारे क्वेश्चन में एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है, तो ओरिजिनली ब्लॉक जहां था उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। अब ये अगर x आगे बढ़ा तो एक्सटेंशन x है और इसका कोऑर्डिनेट भी x है, बातचीत करने में आसानी रहेगी। ब्लॉक ओरिजिनली यहां था, स्प्रिंग अनस्ट्रेच थी, यही x 0 है, ब्लॉक x चला, स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी x है, राइट। तो जब ओरिजिनली आपने यहां से ब्लॉक को छोड़ा था उस समय स्प्रिंग फोर्स 0 था, लेकिन जैसे ही छोड़ा रस्सी में एक टेंशन था, ब्लॉक का कुछ तो एक्सेलरेशन था ही नेचुरली। तो इनिशियली जब आपने ब्लॉक को छोड़ा, जिस समय जिस पोजीशन को आप x 0 बोल रहे हो, उस समय ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 नहीं था, x 0 पर एक्सेलरेशन 0 नहीं था। ऐसे हर केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन का वो कुछ इस तरह का ही दिखेगा, पर जो x का कोएफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां पे वापस जाते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है ब्लॉक के एक्सेलरेशन के लिए, ये एक कांस्टेंट है और ये जो नंबर है x के साथ यही ओमेगा स्क्वायर है। दैट मीन्स
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। हालांकि इस क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू हमसे नहीं पूछी गई है, और अगर मान लीजिए पूछा गया होता कि भाई इसके एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ, तो आप यहां से बता सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √3k/14m एंड ओमेगा इज 2π अपॉन टाइम पीरियड। तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। तो बच्चों जरा ध्यान देना, जब तुमने ब्लॉक को ओरिजिनली अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ऑफ स्प्रिंग से रिलीज किया, ठीक, उस समय वेलोसिटी 0 थी ब्लॉक की। ब्लॉक एसएचएम कर रहा है और ब्लॉक की वेलोसिटी ओरिजिनली 0 थी। ब्लॉक की वेलोसिटी 0 थी मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सट्रीम पोजीशन पे था। सिंपल हार्मोनिक करने वाला पार्टिकल अपने किनारों पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे रेस्ट में होता है। तो ब्लॉक को जब छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, मतलब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे था, और इस समय इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं था। स्प्रिंग फोर्स 0 है, टेंशन की वजह से एक जबरदस्त एक्सेलरेशन है। ठीक है, इनफैक्ट जब x 0 है तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा था, isn't it? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, बिल्कुल ठीक, यही एक्सट्रीम पोजीशन था जहां से ब्लॉक को छोड़ा गया। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन कहां पे होगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन कहां पे होगा? जहां पे ये ब्लॉक फिर से जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भला ये ब्लॉक? क्यों रुकने लगा ये ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा है, स्प्रिंग अभी बिल्कुल नहीं खींची है, टेंशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेट हुआ, इसकी स्पीड बढ़ने लगी, यहां पे मैक्सिमम हो गई। स्पीड बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हो गई मींस ये वो जगह पे पहुंच गए हम जहां पे टेंशन को बैलेंस कर रहा है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है टेंशन को, तो एक्सेलरेशन एक पल को 0 हो गया। पर अभी तक वेलोसिटी बढ़ी थी, बहुत जबरदस्त स्पीड है इसके पास, रुक नहीं जाएगा ये, फोर्स 0 हुआ है, वेलोसिटी नहीं। अभी भी आगे चला, लेकिन आगे चलने से स्प्रिंग और खिंच गई, स्प्रिंग फोर्स और बलवान हो गया, और स्प्रिंग फोर्स के बलवान होने से ये स्लो होने लगा, ये फिर कहीं जाके रुक जाएगा। जहां पे ये रुकेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा एक्सट्रीम है, जहां पे ये रुकेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा एक्सट्रीम है। ये पहला एक्सट्रीम है मीन पोजीशन, वो जगह है जहां एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है। इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये ब्लॉक जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है, isn't it? उतना ही डिस्टेंस ये इस साइड भी जाएगा, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन से दाएं जितना गया बाएं भी उतना ही गया। ओरिजिनल पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है, अब वो पोजीशन जहां एक्सेलरेशन 0 है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है। तो यहां से यहां जाने में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो एम्पलीट्यूड है, और इसके आगे उतना ही डिस्टेंस और जाएगा। तो नेचुरली स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? ट्वाइस दी एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड, इसको मैंने x1 लिख दिया, ये लिख दे रहा हूं। और हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? x की वो वैल्यू जहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो प्लीज यहां जाके देखिए, एक्सेलरेशन 0 हो गया, x की वो वैल्यू बहुत आसानी से आप यहां से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन a1 को 0 कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, जिसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। इट विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, विच मीन्स 4g/7 into 14m/3k. So this will be 8mg/3k. देखिए यही एम्पलीट्यूड है भाई। एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पे 0 है इसका, वही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक्सट्रीम से वहां तक जाने में जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है उस समय, वही तो एम्पलीट्यूड है। सो ए को हम 0 रखेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू मिली वही तो एम्पलीट्यूड है। सो दिस डिवाइडेड बाई दिस करने से हमें एम्पलीट्यूड मिल गया। आई होप कि मैंने कोई गलती नहीं की। 4g/7 14m/3k. ओके, so 8mg/3k is the amplitude. So what will be maximum extension in the spring? Twice of this. 16mg/3k will be maximum extension in the spring. क्या ऐसा हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है? जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? नहीं, x0 की वैल्यू 4mg/k लिखी है, तो वो ऑप्शन सही नहीं है। तो हमने देखा कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला वाला, और आखिरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बच गए दो बातें। When a spring achieves an extension of x0/2, x0 आप निकाल चुके हैं, अभी निकाला आपने। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है x0? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एम्पलीट्यूड है इसका डबल, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, राइट? एम्पलीट्यूड का डबल ही मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आप निकाल चुके हैं। अब
उसके हाफ एक्सटेंशन पे। इसका क्या मतलब हुआ, फिर से समझिए। ये ब्लॉक को यहां से छोड़ा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ये पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर ए मीन पोजीशन है, ये जहां जाके रुक गया वो एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन वो जगह है जो एक्सट्रीम पोजीशन से ए दूरी पे है। तो व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ x नॉट बाई 2, क्वेश्चन में इसको x नॉट कहा गया, मैक्सिमम एक्सटेंशन, उसका हाफ, यही तो एम्पलीट्यूड है, उसका हाफ मतलब ब्लॉक मीन पोजीशन पे। जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन x नॉट बाई 2 है तो ब्लॉक मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम है, और जिन लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है वो जानते हैं कि v नॉट ए ओमेगा के इक्वल होता है। तो हम एम्पलीट्यूड भी निकाल चुके हैं, ओमेगा भी निकाल चुके हैं, तो इस समय जो ब्लॉक की स्पीड होगी वो ए ओमेगा होगी, राइट। फिर क्वेश्चन का एक हिस्सा कहता है एन एक्सटेंशन ऑफ x नॉट बाई 4 द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब एक्सटेंशन x नॉट बाई 4 है उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा पूछा जा रहा है, तो वो हमने यहां पे पता कर लिया ऑलरेडी। x की जगह वो वैल्यू रख दे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, x नॉट बाई 4। व्हाट इज x नॉट, वो आप निकाल चुके हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। x नॉट बाई 4 यहां पे रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a1। तो ये थोड़ा सा मुश्किल जैसा क्वेश्चन था, नो डाउट, लेकिन जिनके थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर हैं वो इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। और मोटी बात कि जिनको इंट्यूशन हो गया कि एसएचएम कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जो मीन पोजीशन है, ध्यान देना, जो मीन पोजीशन है जहां पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, यहां पुली का भी एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 तो इसका एक्सेलरेशन भी 0, और जब पुली का एक्सेलरेशन 0 है तो ये तो यूजुअल एटवुड मशीन है, इजंट इट। तो टेंशन जो होगा वो कितना होगा, 2m1m2g बाय m1 प्लस m2। पुली का कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, 2m1m2g बाय m1 प्लस m2। ये इस समय टेंशन होगा, उसका डबल यहां का टेंशन होगा। तो सिंपली दिस टेंशन माइनस kx इज इक्वल टू ma लिखना है, और इसका इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन उस समय 0 है, तो आपको तुरंत फट से x मिल जाएगा। मैंने क्या बोला शायद आप नहीं समझ पाए, जल्दी से मैं एक बार करके दिखा देता हूं, जल्दी देखिए। अगर मुझे इंट्यूशन हो गया कि एसएचएम कर रहा है, तो जब ये मीन पोजीशन पे है, मान लीजिए यहां से छोड़ा था, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन वो जगह है जहां एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0। जब इसका एक्सेलरेशन 0 है तो पुली का भी एक्सेलरेशन 0 है। इस समय जो यहां का टेंशन होगा वो 2 टाइम्स m इंटू 2m इंटू g बाई m प्लस 2m, दैट मीन्स 4g बाई 3। दिस विल बी द एक्सेलरेशन, this will be the tension, so sorry, 4mg by 3, I'm so sorry, 4mg by 3 will be the acceleration. Tension tension in this string, so double is the tension here. Actually मेरी क्लास का टाइम हो गया, रेगुलर क्लास का, और मैं हड़बड़ी में आ गया हूँ। चलिए ठीक है, 2 मिनट और गहरी सांस लेके सोचते हैं। यहाँ का टेंशन 2t, और अभी तक अगर स्प्रिंग ए स्ट्रेच हुई, यही तो एम्पलीट्यूड है, ओरिजिनल से मीन पोजीशन तक, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक, इस स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वही एम्पलीट्यूड है। तो ये स्प्रिंग फोर्स इस 2t के बराबर है यार। नहीं है, स्प्रिंग फोर्स 2t के बराबर, बात को समझ रहे हो, यही तो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड इज 8 mg by 3 के। ऐसा ही कुछ यहां पे अभी हम लोगों को मिला था, मैंने डिलीट कर दिया, सो सॉरी, यही हमें मिला था थोड़ी देर पहले। तो अगर हम समझ गए इंट्यूशन से कि एसएचएम हो रहा है, तब तो एम्पलीट्यूड बहुत आसानी से मिल जाएगा और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या है फिर से समझिएगा, ओरिजिनल पोजीशन से मीन पोजीशन की दूरी। मीन पोजीशन वो जगह है जहां एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब ये वाला टेंशन इस स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। तो k इंटू ए स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू दिस टेंशन, और ये टेंशन क्या है, इस वाले टेंशन का डबल है। ये टेंशन कितना है, 2 टाइम्स m 2m g बाई m प्लस 2m, 4mg बाई 3, इसका डबल 8mg बाई 3 टेंशन, k इंटू ए इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 8mg बाई 3k। कहानी खत्म। एम्पलीट्यूड का डबल इज दी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो एक बार और देख लीजिए,
फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू हेल्प। गुड बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।